एनडीटीवी में क्राइम बीट की रिपोर्टिंग के दौरान 1-1 मिनट की और 1.5 मिनट की बहुत सी स्टोरीज की और तमाम तरह के अपराधियों से मिलने का मौका मिला। मैंने देखा कि अपराधी को भी कैमरा से बड़ा मोह है और इस मोह को मैंने समझा। टेलीविजन से मेरी शुरुआत 9 साल की उम्र में हुई थी। टेलीविजन को बचपन से देखा था और समझा था और मुझे समझ में आया कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए सबसे पहले इस मोह को जीतना जरूरी है। अच्छा, किसी ने अभी लिखा है कि चेहरा नहीं दिख रहा। अब दिखाई दे रहा है क्या? आप अपना फीडबैक साथ साथ मुझे देते जाएंगे तो मुझे आसानी होगी। तो फिर सोचा कि जो तिनका तिनका बातें छूटी हैं उसको अब नए सिरे से लिखने का समय आ गया है। यादों के पिटारे में मुझे सबसे पहले तिहाड़ जेल की छवियां याद आईं और फिर मैंने अपनी यात्रा तिहाड़ जेल से शुरू की। यह है किताब तिनका तिनका तिहाड़। इस पर करीब 2-2.5 साल मैंने काम किया। 2013 में किताब छपी और हिंदुस्तान ने आक्का कॉन्फ्रेंस को पहली बार होस्ट किया था 2013 में। ये कॉन्फ्रेंस हर 2 साल में दुनिया के किसी एक देश में होती है जिसमें पूरी दुनिया के प्रिजन ऑफिसर्स जमा होते हैं। इस किताब का विमोचन उस समय के गृह मंत्री ने किया और उस समय मुझे लगा कि बंदियों के लिए मैं एक गाना भी लिखूं और मैंने उसे लिखा और उस गाने को महिला और पुरुष बंदियों ने दोनों ने एक साथ गाया। यह है तिनका तिनका डासना। इसका दूसरा एडिशन अभी हाल में आया 2020 में और इसके टाइटल पे आप पढ़ सकते हैं, जेल में जिंदगी। इस किताब की यात्रा भी बहुत तकलीफ दे रही। तिनका की बाकी किताबों की तरह जेल बहुत दूर थी, आना जाना भी मुश्किल था, किताब पर काम मुश्किल था, जेल की अपनी कठिनाइयां थी। इस किताब के बाद फिर मैं आपके ही राज्य में आई, मध्य प्रदेश, और करीब 2.5 साल मध्य प्रदेश में काम करती रही। बहुत सी जेलों को मैंने देखा और देखते देखते एक नई तरह की किताब पर काम किया। यह है तिनका तिनका मध्य प्रदेश। इस किताब के बारे में मैं बहुत उत्साह के साथ ये कह सकती हूँ कि दुनिया की अपनी तरह की पहली कॉफी टेबल बुक है। इस किताब में मेरे साथ 19 लोग जुड़े। इसमें 12 पुरुष थे, 2 महिलाएं, 4 बच्चे, 1 प्रहरी। ये किताब पूरी तरह हर हिस्सा रंगों से भरा हुआ है और इसके जरिए मैं जेल की कहानी कहती हूँ कि जेल है क्या। शुरुआत में पहले ही पन्ने में मैंने लिख दिया है, इस किताब में कोई मिलावट नहीं है। आप जो भी देखेंगे वो सच्चा है, सही है, सटीक है। इसमें किसी भी तरह से कोई बाहरी रंग ऐसा नहीं जोड़ा गया जो कि यथार्थ से दूर हो या फिर असुंदर हो, कटु हो। अभी तो थी ये 3 किताबों की बात। अब मैं फिर उस सवाल पर आऊंगी जो आप में से कईयों के दिमाग में आ रहा होगा। जेल के इस जीवन ने मुझे क्या सिखाया? इसने मुझे बदल दिया। इसने मेरी दृष्टि में एक नयापन लाया। इसने मुझे बताया कि जो दिखता है वही हमेशा सच हो वो जरूरी नहीं। इसने मुझे ये भी सिखाया कि जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना हो तो दिखना भी कम चाहिए, कहना भी कम चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, आज पहली बार वेबिनार कर रही हूँ, इससे पहले कोई वेबिनार नहीं किया। पिछले 16 महीनों से एक यज्ञ में जुटी थी। उसका ऐलान मैंने कल शाम को फेसबुक में किया जब वो यात्रा पूरी हुई। 16 महीने किसी से मैंने ये नहीं कहा कि मैं क्या कर रही हूँ, किस यात्रा पर हूँ। इसकी वजह यह है, मुझे लगता है कहने से यात्राएं हल्की पड़ती हैं और कहने के लिए बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत से लोग हैं। मैं अपनी बात को बार बार नहीं कह सकती, कभी कभी कह सकती हूँ और जितना मुझे लगता है उचित है, तार्किक है, कहने का समय जब आता है तब मैं कह पाती हूँ। मध्य प्रदेश की यात्रा जब कर रही थी, कई बार आई, कई बार मन के मोह ने भी कहा कि चलो एक बार माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय हो आऊँ, लेकिन मेरा ये संकल्प था जब तक ये किताब चलेगी तब तक मध्य प्रदेश में मैं किसी से कोई संपर्क नहीं करूंगी
और इसी वजह से वो किताब एकदम एकल यात्रा के तौर पर धीरे धीरे चलती गई। मीडिया को लेकर भी मैंने सीखा। रेप पर जब पीएचडी की, विक्टिम से भी मिली और अपराध करने वालों से भी मिली। एनडीटीवी के दिनों में भी बहुत से अपराधियों से मिली और पत्रकारिता ने बार बार ये सिखाया, आप में से जो स्टूडेंट्स हैं आपको भी बार बार ये कहा जाता होगा, एक नोज फॉर न्यूज़ है वो होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ क्या बुरा है, ये भी बात सही है, लेकिन क्या ज़िंदगी में सब कुछ बुरा है? तिनका का काम करते हुए सबसे पहले मैंने उस चश्मे को उतार कर एक तरफ रख दिया जो मीडिया का चश्मा था, क्योंकि मुझे लगा अगर इस चश्मे से मैं सारा दिन बुराइयों को ढूंढती रही तो मैं तिनका की नरमाहट को खोज नहीं पाऊंगी। और ये अपनी ज़िंदगी के एक बड़े सबक के तौर पर मैंने अपने साथ बांध लिया और उसके साथ चलना शुरू किया। आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं किताब कहाँ मिल सकती है। मेरे पास ना फ्लिपकार्ट है ना अमेज़ॉन है, उस पर किताबों का नाम तो ज़रूर है लेकिन वहाँ पर कोई उपलब्धता नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। तिनका बस धीरे धीरे चल रहा है। किताब आप पढ़ना चाहें तो आप मुझे मेरे पेज पर एक मैसेज डालिए और आपसे मैं संपर्क करूँगी। और ये भी तिनका की खूबसूरती है, बिना संसाधनों के अपनी कमियों के साथ जब चलती हूँ तब मैं कुछ कर पाती हूँ। फिर एक सबक और मैंने सीखा। मुझसे बहुत लोग ये कहते हैं हम भी करना चाहते, हम नहीं कर पाते, हम करेंगे, जब वैसा होगा तब करेंगे, जब पैसे आएंगे तब करेंगे, जब फुर्सत होगी तब करेंगे, जब रिटायर होंगे तब करेंगे, जब वैसा होगा तब करेंगे। मैंने सीखा कुछ करने के लिए सबसे पहले जो अपने पास है उसे बांटने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे थाली में 3 रोटी है, भूख बहुत लगी है, अपने मन को बांधकर एक रोटी को अगर बाहर रख दिया तो ये तय है कि ज़िंदगी में कुछ हो जाएगा। जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह में से एक हिस्सा अगर निकाल दिया, अपने मन की मनपसंद चीज़ों को खरीदने से अपने आप को रोक लिया, ये बता दिया कि एक पुरानी कार से ज़िंदगी चल सकती है और उसके बिना भी चल सकती है, लेकिन ये पैसा काट देना है और इसको कहीं और लगाना है जो किसी और के काम आएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको तिनकों को जोड़ने से नहीं रोक सकती। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात मैंने यही सीखी, अपने लालच पर, अपने दिखने पर, अपने प्रचार पर मैं रोज़ यहाँ दिखूँ। अभी मैं कोरोना के समय में कभी कभार फेसबुक में जा रही थी, ये कोई टिप्पणी नहीं है, ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं देख रही थी कि मेरे कई साथी दिन में दसियों बार बहुत सी बातें बता रहे थे कि अब वो ये कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं। मुझे लगता है हम कई बार ये नहीं जान पाते कि हम बहुत ज़्यादा दिखने के फेर में असल में जिस ऊपरी शक्ति ने हमें जिस काम के लिए भेजा है हम वो नहीं कर पाते। फेसबुक के लाइक्स की, शायद फेसबुक के लाइक्स की अपनी एक सीमा है, वो खुशी भी देती है, लेकिन ये भी एक छद्म दुनिया है, ऐसा मुझे लगता है। फिर मैंने ये सीखा कि अमीरी और गरीबी का फ़र्क भी मैंने सीखा। मुझे कई लोगों ने कहा हम ये करना चाहते हैं, वैसा नहीं है। मैं ऐसा समझी कि ज़्यादा गरीब लोग वो हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे जिन्होंने कहा हम 5 किताब खरीद कर एक जेल को भेजना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब ज़्यादा था हम कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे लगा कि शायद मेरी सबसे बड़ी ताकत, तिनका की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हमारे पास सब कुछ बहुत कम है, लेकिन हमारे इरादे बुलंद हैं और हम बहुत खुश हैं कि हमारे पास सब कुछ बहुत कम है। इस कम में ही हमने गमों के बीच एक बड़ी दुनिया को बनाने की कोशिश की है। हाँ, खुद से मुलाकात भी हुई है तिनका के जरिए। जब टीवी में रोज़ दिखाई देती थी, किसी एक दिन स्टोरी नहीं आती थी तो मेरे साथी कहते थे अरे आज तुम नहीं दिखी, तो मुझे लगता था जैसे रोज़ दिखना एक बहुत बड़ी बात है। इतने साल में जब मैं बार बार, और आप ये देखिए तिनका के जितने काम हुए, हर काम में करीब 1.5 से 2 साल या फिर 3 साल लगा, हर काम में लंबा समय लगा। करते करते
करते करते जब मैंने अपनी चुप्पी को सीखना, जोड़ना सीखा, मैंने ये जानना सीखा कि कम कहना है, कम बताना है, कम चिल्लाना है, कम शोर करना है, तभी मैं बड़ा काम कर पाई। बहुत से पल उधार के मुझे अपनी ज़िंदगी से काटने पड़े। आप सबको लगता होगा कि तिनका की इतनी किताबें आईं, तिनका ने इतने अवार्ड्स दिए, बंदियों की ज़िंदगी में इतने बदलाव आए। मैं सच कहूँ और ईमानदारी से कहूँ तो अपनी ज़िंदगी से बहुत से इंद्रधनुष मुझे काटने पड़े। आप सबके पास बहुत कुछ ऐसा होगा जो मेरे पास नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, शायद होगा भी नहीं, लेकिन उसके ना होने का अब मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि मुझे इस तसल्ली से बड़ी और कोई तसल्ली नहीं दिखाई देती कि ज़िंदगी किसी के काम आ रही है। तो खुद से मुलाकात की बात मैंने आपसे कही, जितनी किताबों पर काम किया, हर बार लगा एक अपने नए से मुलाकात हुई और उसने ये सिखाया कि अब और बहुत कुछ करना है। बंदियों की बहुत सी चिट्ठियाँ आती, फ़ोन आते हैं। हाल के दिनों में कोरोना के समय जेलों की मुलाकातें बंद हुई, तो कई बार बंदी मुझे शाम के समय फ़ोन करने लगी। कभी किसी ने कोई बात कही, कभी किसी ने कोई बात, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ लिखा, और मुझे ये लगा कि मैं उनकी बात को दुनिया तक पहुंचाऊं। हाँ, मैं बहुत कुछ पहुंचाना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन सीमाएं हैं। कोशिश करूंगी जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कुछ अपने लिए एक फहरिस्त बनाई, अपने लिए कुछ नियम तय किए। जैसे मैंने एक नियम ये तय किया, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, कि मैं अब लोभ में नहीं आऊँगी। किसी ने मुझे कहा वो मेरे साथ एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं। ये आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिमाग को बड़ा पसंद आया, लेकिन मन ने कहा नहीं, कि सब ने किया है, मैं नहीं करूँगी, फ़िलहाल तो नहीं करूँगी, आज की डेट तक तो नहीं करूँगी। बहुत सी और मंच मेरे पास आते गए। कुछ ने कहा हम तिनका को लेकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो मुझे लगा कमर्शियल है, और मुझे लगा नहीं, जेल मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, जेल मेरी ज़िंदगी है, जेल मेरी पूजा है, जेल मेरा अध्यात्म है, जेल मेरी आत्मा है, जेल मेरी साधना की स्थली है, और मैं बहुत शिद्दत से उसकी पूजा करती हूँ। फिर मैंने कोशिश की, तमाम ऐसे लोग जो मुझे बहुत बेचैन दिखाई दिए कि तुरंत कुछ पाना है, मैंने उन दूरियों को बनाया, और बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से मैंने काट दिया, और काटते काटते में ये तिनका मेरे साथ जुड़ता गया। आपके कुछ सवाल मेरे पास आ रहे हैं। किसी ने कहा है कि मैं आपकी इस यात्रा की साक्षी हूँ, लेकिन वो मैसेज ऊपर चला गया। अच्छा, फिर मुझे कई बार, हाँ, आपको लगता होगा कि मैंने तिनका के ज़रिए और क्या देखा जेलों में, जो बता सकती हूँ, जहाँ तक बता सकती हूँ वो ज़रूर बताऊँगी। बहुत सी जेलें देखी हैं मैंने, शायद भारत में तो यकीनी तौर पर किसी ने इतनी जेलें नहीं देखी होंगी जितनी मैंने देख ली, और हो सकता है दुनिया में भी। लेकिन मेरे सब्र का प्याला बहुत गहरा है, और इत्मीनान का भी, और मेरी चुप्पी का भी। तो बता ही सकती हूँ कि जेलों की जिंदगी कठिन है, दबाव से भरी है, दुख भी है उसमें, लेकिन जेल में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपराध नहीं किया। मेरी हमदर्दी उनके साथ है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपराध किया है, उन्हें उसका पश्चाताप है। मेरी हमदर्दी उन अपराधियों के साथ नहीं है जिन्होंने अपराध किया, जेल के बाहर हैं, और आज भी उन्हें कोई पछतावा नहीं है। जेल के बाहर, जेल के अंदर बहुत से अपराधियों से मैं मिलती हूँ, और उस दुनिया को समझने और गढ़ने की कोशिश करती हूँ। उस पर बात किसी और दिन करूँगी। जेल जिस नेगेटिविटी से भरे नेहा गुप्ता लिख रही हैं, इस पर आप काम करती हैं। खुद को क्या पॉजिटिव कैसे रखना है जब आपकी हर तरफ सिर्फ दुख ही दुख दिखाई देता है। हाँ नेहा, बात बिल्कुल सही है, मेरे आसपास सब दुख दिखाई देता है। मैं जेल से जिस शाम भी लौटती हूँ बहुत दुखी होकर लौटती हूँ, लेकिन आपने देखा होगा इस समय मैंने बहुत रंगीन से कपड़े पहने हैं, अपने आप को खुशनुमा बनाने की कोशिश भी की है, और यही सबसे बड़ी स्ट्रगल है। इन दुखों को जब देखती हूँ, सोख कर आती हूँ। कई बार रातों की नींद गायब रहती है, कई बार ऐसा भी होता है नेहा कि रात को सो रही होती हूँ और मन करता है कि मैं आधा घंटा और सो लूँ,
सुबह तो अभी होने को थोड़ी सी देर है और लगता है जैसे किसी बंदी का कोई बैरक से कोई बंदी आवाज़ दे रहा है कि अब आप उठ जाइए, और उस आवाज़ में मैं उठ जाती हूँ। बहुत से चेहरे मुझे याद आते हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियों से मैं मिली हूँ जिनके बारे में मुझे यकीन है उन्होंने उस अपराध को नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये कहा नहीं बल्कि मैंने उसे देखा भी। तो आपसे बात कर रही थी, जेल के बाहर भी कई अपराधी हैं। कई बार लगता है इस देश में अदालती सच से ज़्यादा बड़ा सच या एक और मजबूत सच दैवीय सच है, और वो शक्ति काम करती है। आप में से कहते हैं कि क्या सबको सज़ा मिलती है? नहीं मिलती। अदालती तौर पर तो शायद नहीं मिलती, लेकिन दैवीय शक्ति शायद किसी तरह के दबाव का काम करती है। कोरोना के समय में बहुत से लोग जब घर के अंदर बंद हुए तो मुझे ख्याल में आया कि अब लोगों को अंदाज़ा हुआ जेल क्या होती होगी। बहुतों की तड़प सी हुई। इस तड़प को तो मैं बहुत सालों से देख रही हूँ। और ज़रा सोचिए, जो जेल के अंदर बंद हैं, जो जब जो चाहें खा नहीं सकते, जब जो चाहें पी नहीं सकते, जब जो चाहें घूम नहीं सकते, सब तरफ बंद, साले ताले बंद, तो उनकी ज़िंदगी क्या होगी? और मैं समझती हूँ कोरोना ने ज़िंदगी की जेल से सभी का जो परिचय कराया है उसे हमें किसी हाल में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जेल भी किसी वजह से आती है। दूसरी बात ये, कोरोना दिखाई नहीं देता, उसी तरह दुखों के तिनके दिखाई नहीं देते, वो मौजूद रहते हैं हवा में, कहीं इस पूरी कायनात में। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ भी हमें दिखाई दे, किसी को न्याय की ज़रूरत हो, किसी की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ हो, हम उसे मदद ज़रूर करें, लेकिन ऐसे ना करें कि 2 केले दिए और 4 ने फ़ोटो खिंचाई। उस फ़ोटो को मैंने भी देखा था व्हाट्सएप में, किसी ने भेजा और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मदद कीजिए, लेकिन उसका शोर मत कीजिए। किसके लिए आपने क्या किया, उन नामों को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदी पिछले 14 सालों से जेल में है, मेरे संपर्क में है, कुछ बहुत अच्छा वो काम कर रहा है। पिछले 4 साल में उसने ने कहा कि तुम ऐसा करो, कुछ इस तरह से अपनी ज़िंदगी की दिशा को तुम बदल दो। जब भी मौका होता है वो मुझे एक खत लिखता है, कभी कभार फ़ोन करता है, कभी कभार किसी और के ज़रिए संपर्क सूत्र के ज़रिए मुझसे वो संपर्क करता है। और मैं सच कहूँ, ये झूठे लाइक्स, ये झूठे शेयर्स, ये झूठी तारीफ़ें, उन सबसे कहीं बेहतर है ये जान पाना कि किसी की टूटती हुई ज़िंदगी में कहीं कोई एक रोशनी का जुगनू एक बदलाव ला सका। ये बहुत बड़ी बात मुझे लगती है और मुझे ताकत देती है। मैं कोशिश करती हूँ कि तिनका का जब काम करती हूँ, कई बार लोग नाराज़ भी होते हैं। कई लोग मुझे लिखते हैं कि क्या मुझे अपराधी दिखाई देते हैं, मैं उन पर काम क्यों करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मुझे कहते हैं मुझे लौट जाना चाहिए टेलीविज़न में, कहीं एंकरिंग करनी चाहिए, किसी प्रोग्राम को मॉडरेट करना चाहिए। कुछ लोग मुझे कहते हैं किसी फिल्म की पटकथा लिखनी चाहिए, ऐसा बहुत कुछ लिखना चाहिए। ऐसा तो बहुत लोग कर सकते हैं, मुझे लगता है मुझसे बेहतर ही कर सकते हैं, पर इन आंसुओं को पूंछने का काम फिर कौन करेगा अगर मैं भी ये करने लगूंगी। इसलिए ये जो दुनिया मैंने चुनी है, इस दुनिया ने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा संतोष और ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती दी है। अच्छा, अब ये भी कि आपको ये लग रहा होगा कि हम जो बंदियों को हर साल अवार्ड्स देते हैं, क्यों देते हैं? मुझसे किसने कहा कि तिनका तिनका बंदिनी अवार्ड्स, तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स मैं उन बंदियों को क्यों देती हूँ जो जेल किसी अपराध को करके गए हैं और फिर वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सच कहूँ, कई मामलों में जेल के कई बंदी मुझे बाहर के लोगों से बेहतर लगते हैं, सच कह रही हूँ। उनमें से कई जब पश्चाताप की भावना के साथ सामने मिलते हैं, जब कई ये कहते हैं उनसे गलतियाँ हुई, जब कई ये कहते हैं हम समय को बर्बाद नहीं करना चाहते, हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है
कि बाहर की दुनिया से बेहतर लोग हैं। अच्छा, अब एक सवाल कोई आ रहा है, अगर आप जेल पर काम करना चाहते हैं। अब मुझे इस पर कई बार हैरानी भी होती है। मैंने कुछ समय तक डोमेस्टिक वायलेंस पे काम किया, तब बहुत से लोगों ने कहा हम भी डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करना चाहते हैं। फिर कुछ दिन मैंने फिर अपनी विधा बदली और क्राइम रिपोर्टिंग के एक हिस्से पर मैं काम करने लगी। फिर कुछ ने कहा हम भी ये काम करना चाहते हैं। ये किताब आई थी रानियाँ सब जानती हैं, वाणी प्रकाशन से। ये जब किताब आई तब कुछ ने कहा कि हम भी इस विधा पर काम करेंगे। किसी की बताई लकीर के हिसाब से काम मत कीजिए। अपने मन से पूछिए किस काम को आप करना चाहते हैं, किस काम को आप शिद्दत से करेंगे और सिर्फ अपने ऊपर यकीन करिए। आप ये मत सोचिए कि आप शुरू करेंगे तो यहाँ से कोई हमें हेल्प करेगा, यहाँ से हमारा कोई साथी आएगा, वो हमारे साथ जुड़ेगा। ये मानिए आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, क्योंकि जब आप शुरू करेंगे वाकई कोई साथ नहीं होगा। बंदी का इंटरव्यू करने के लिए क्या करना चाहिए, अभी अभी किसी ने लिखा। पहली बात, बंदी का इंटरव्यू आप करना क्यों चाहते हैं? किसी चैनल के लिए, किसी अखबार के लिए, किसी कमर्शियल वजह से, पॉपुलैरिटी के लिए? अगर ये सभी कारण हैं तो मैं कहूँगी मत कीजिए, फिर किसी और का कर लीजिए। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं और आपको चुप रहना आता है, बाहर आकर आप ये नहीं कहेंगे अरे देखिए आज उस जेल में गया, उससे मिलकर आया और पता है उसका क्या हाल था, वो तो वैसा था और वैसा था। अगर आपको यही करना है तो अपने कर्मों में एक बुराई के एलिमेंट को मत डालिए। ये कार्मिक एक्शन है, वही कीजिए जिससे किसी की जिंदगी कुछ बेहतर हो सके। मुझसे जब लोग कहते हैं हम तिनका के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं दो बातें कहती हूँ। कुछ दिन किसी बुजुर्ग की सेवा कीजिए जो आपका अपना ना हो, कोई अनजाना हो, या किसी अस्पताल में जाइए, कुछ लोगों की सेवा करके आइए। एक सेवा के भाव को अपने अंदर भर दीजिए, इतना भर दीजिए, इतना भर दीजिए कि उसके बाद आपको सिवाय सेवा की कोई बात ना दिखाई दे। और जब वो भर जाए फिर आप सोचिए आज से हम ये करेंगे। और मैं समझती हूँ कि शायद आप ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो शायद आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। कोई ये कह रहा है कि मैं मध्य प्रदेश वाली किताब पर कुछ और बताऊं। थोड़ी सी मैं और बात आपको बताती हूँ। ये किताब 9 हिस्सों में बंधी है। आप में से जिसने भी मुझे कभी भी फॉलो किया होगा, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, आपने देखा होगा कि बहुत कम जानकारी आपको मेरे काम के बारे में मिलती है। कभी कभार कुछ पोस्ट में डालती हूँ। ज़्यादातर किताबों में, ज़्यादातर तस्वीरों में मेरे बैक का तस्वीर है। आपको डायरेक्टली मेरी तस्वीर जेल के अंदर नहीं दिखाई देगी। ये भी एक जेल की तस्वीर है जिसमें मैं जेल के अंदर एंटर कर रही हूँ। मैं नहीं दिख रही, एक तरह से समझिए मेरा साया दिख रहा है। 9 हिस्से हैं इस किताब में। एक हिस्सा शुरुआत जो है जेल के पहले दरवाजे से होता है। जेल का गेट, जिस गेट पर मीडिया का कैमरा ठहर जाता है, फिल्म रुक जाती है और उसके बाद ये किताब शुरू होती है। एक हिस्सा जेल में कारीगरी का है, एक हिस्सा जेल में सपनों का है, एक हिस्सा जेल के इतिहास का है और एक हिस्सा जेल में आए हुए बदलावों का है। मैंने आज जो विषय चुना था जेल और मीडिया, अब थोड़ा सा और मीडिया को लेकर भी मैं कहना चाहूंगी और इस अधिकार के साथ कह रही हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगे। और इस अधिकार के साथ भी कि टेलीविज़न के साथ समझिए मेरा जन्म ही हुआ है। जब पहली बार टेलीविज़न पर मैंने प्रोग्राम्स करने शुरू किए तब मेरी उम्र 9 साल थी। उस लिहाज से मैं कह रही हूँ, देखते हुए कई बार ये लगता है एकाएक पॉपुलर हो जाना कितना सुंदर है, लेकिन सच कहूँ ये सब भी बहुत कुछ पलों का ही है। शायद बहुत जल्दी बहुत चीज़ें मिट जाएंगी, छुप जाएंगी, गुम जाएंगी। इसलिए ये मत बताइए किसी को कि आप किसके फ़ैन हैं। आप ये बताइए किसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया। मीडिया की हड़बड़ी मुझे भी कई बार परेशान करती है और इसीलिए जेल को लेकर मैं जो काम कर रही हूँ उसमें एक दूरी को रखने का मैंने प्रयास किया। आज आपके साथ एक और बात साझा कर रही हूँ। पिछले 45 दिनों से जेल को लेकर मैंने एक नए प्रयोग को शुरू किया था। आज 46वां दिन है
इस बात को मैं 30 लोगों के साथ हर शाम को बांटती हूँ। उनमें मेरा कोई भी मीडिया का दोस्त नहीं है। वजह सिर्फ इतनी कि मैं इस काम को पॉपुलर मीडिया में ले जाने की बजाय सिर्फ तहों तक ले जाना चाहती हूँ। 50 दिन होने पर शायद मैं आप सभी के साथ इस खुशी को जाहिर करूँगी कि हम पिछले 50 दिन में क्या कर पाए। आप में से एक ने पूछा है कि क्या जेल और मीडिया दोनों का मेल बनाकर बराबर होना चाहिए। देखिए, दुनिया की जेल और जिस जेल में ज़्यादातर लोग होते हैं, बाहर की जेल, और जिस जेल में बंदी आपको दिखते हैं, दोनों में फ़र्क है। असल की बात यह है कि ज़्यादातर लोग किसी न किसी समय में जेल के अंदर बंद होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लीजिए। हज़ारों बार आपको ऐसा लगा होगा कि अरे ये क्या बंदिश है मुझ पर। हज़ारों बार आपने किसी को बोलते हुए सुना होगा या आपने खुद कहा होगा कि अगर ये कॉलेज ना होता, ये स्कूल ना होता, ये बॉस नहीं होता, ये पति नहीं होता, ये दोस्त नहीं होता, ये सहेली नहीं होती, वो वैसा नहीं होता, ये घर नहीं होता, ये शहर नहीं होता, इस देश में नहीं होता, तो मैं बहुत कुछ कर लेता। आपको लगा कि आपको किसी ने जेल के अंदर बंद कर दिया है। हमें शिकायतें हैं, ये नहीं होता तो हम कर लेते। मज़े की बात यह है कि आप पलट दीजिए, आप सोचिए कि ये है और ये किसी वजह से है और इसी वजह से आपको वो काम करना है। जेल और मीडिया ज़रा दो अलग अलग तरह के समाज हैं, अलग अलग तरह का संसार है। मीडिया को खबर चाहिए और जेल के अंदर दुख है। दुख की रिपोर्टिंग बाहर से करके आप कमर्शियली उसे बेच सकते हैं, लेकिन आप मदद नहीं कर सकते। और इसलिए मैं इन दोनों को थोड़ा सा एक अलग नज़रिए से देखती हूँ। जेलों पर कई फिल्में बनी। एक फिल्म एक जेल में शूट हुई। मुझे उस राज्य के महानिदेशक ने बताया कि 3 दिन पहले वो शूट हुई है, अब तुम जाकर देखना चाहो जहाँ शूट हुई है जगह तो देखो। मैं देख कर आई और मैं दुख से भर गई। उस जगह की जो स्थिति हुई वो इतनी बुरी थी जो पहले नहीं थी। शूट के बहाने उस पूरी यूनिट ने उस पूरे हिस्से को बर्बाद कर दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस में चली, लोगों ने बहुत देखी, उसे सराहा। मुझे लगा कि कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा पाप हमने उस संसार के साथ किया, जिसको हमने जाकर इस्तेमाल किया और हम लौटते हुए उसे कम से कम उस हाल में भी लौटा कर नहीं आ पाए जिस हाल में वो थी। आपने कहा है, किसी ने पूछा कोर्ट की रिपोर्टिंग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी रिपोर्टिंग को करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए, रिपोर्टिंग कोई भी हो। मैं 2 एग्जाम्पल्स दूंगी। पहला एग्जाम्पल तो अपने पीएचडी से दूंगी। रेप विक्टिम्स पर मैंने जब काम किया, कई विक्टिम्स मुझे मिली। कई उनमें से अपराधों के बारे में आपने सुना होगा। उन विक्टिम्स का नाम मैंने कभी शेयर नहीं किया कि किस विक्टिम ने मुझे क्या बताया। सबसे पहली बात है गोपनीयता। अगर आपसे किसी ने बात कह दी, स्पेशली विक्टिम ने, कि आप मेरे परिचय को जाहिर नहीं कीजिएगा, तो ये बात आप मान लीजिए कि मरते दम तक उस बात को जाहिर नहीं करना है। दूसरी बात यह है, चाहे जेल हो, कोर्ट हो या किसी भी तरह की रिपोर्टिंग, किसी के भी दुख की रिपोर्टिंग करते हुए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि आप उस इंसान की जगह में खुद कभी भी हो सकते हैं। ये मत मानिए कि मैं तो ये हूँ, मेरा नाम ये है, इस चैनल में मैं हूँ, मेरा कोई क्या कर लेगा। इस मैं से बाहर निकलिए। उस स्थिति में कोई भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। और तीसरी बात, सोच समझ कर कहिए। खास तौर पर किसी पीड़ित से जब आप बात करें, पीड़ित की जगह पर अपने आप को रख कर कीजिए। और शकों से, इफ्स, बट्स, अगर वैसा क्यों, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें भी जरा रुकिए। मुझे याद है, मेरे ही सामने किसी ने एक रेप विक्टिम से पूछा था, अच्छा तो ये रेप वाकई आपके साथ हुआ? तो आपको क्या लगता है कि वो आपसे ऐसे ही कह रही थी? हो सकता है दुनिया के तमाम अपराधों में, चाहे वो धोखाधड़ी का हो, करप्शन का हो, किसी भी तरह का हो, बहुत से लोग झूठ बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब झूठ बोलते हैं। जब आप एक सच्चे इंसान को ही कहते हैं आप झूठ कह रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ी कायनात से खुद झूठ बोल रहे हैं
क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है कई और विक्टिम्स की हिम्मत टूट जाए और उन्हें लगे कि इंसान इस लायक नहीं है जिससे कोई बात कही जा सके। किसी ने लिखा है कि बेगुनाहों को कैसे उनसे इंजाम से वो बचें जिसमें कि उन्होंने कोई गुनाह ना किया हो। जी बिल्कुल, कई लोगों ने गुनाह नहीं किया। एक पंक्ति अगर मुझे यहाँ पर मिल गई तो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तिनका तिनका डासना से मैं इस हिस्से को पढ़ रही हूँ और ये है मुलाकात के कमरे का हिस्सा। जब लोग जेल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, इस हिस्से को मैं पढ़ रही हूँ और आप समझ जाएंगे कि मैंने इस बात को क्यों पढ़ा। कुछ लोग अपने अपराधों पर क्षमा याचना के भाव से जेल से बाहर कदम रखते हैं, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। छोटा अपराधी कई बार बड़ा अपराधी बनने की नुस्खे सीख कर बाहर आता है और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी छोटे अपराधी का बड़े अपराधी से संपर्क किसी नए अपराध की जमीन को तैयार कर देता है, जबकि बड़ा अपराधी कई बार और फौलादी बन जाता है। इन सब में अपनी परछाई से भी छोटा वो हो जाता है जिसके सिर पर किसी और का इल्जाम लगा था। वो जेल से बाहर आता है तो भी ताउम्र खुद को किसी चीज नहीं पाता है। ये बात सही है, जिस पर किसी और के अपराध का इल्जाम लगा होता है उसे कई बार लगता है कि वो आज भी किसी जेल में है। मुझे लगता है 1 घंटे का समय शायद पूरा होने वाला है, इसलिए मैं अपनी बातों को समेटती हूँ और जो बात रह गई हो उसे मैं कहती हूँ। सामाजिक सरोकार, ये बात मुझे ज़रूरी तौर पर कहनी है, ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि ये एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय है जो इसको आयोजित कर रहा है। संजय जी, आपका आभार, क्योंकि आज आपकी वजह से ही मैं इतनी सारी बातें कह पा रही हूँ और इसलिए भी कह पा रही हूँ क्योंकि मेरे संकल्प का समय 16 महीने का समय अभी पूरा भी हुआ है, इसलिए भी कह पा रही हूँ। पत्रकारिता की पढ़ाई में जब हमें 5 Ws और 1 H बताए जाते हैं, उस एक H में एक और H जोड़ लीजिए, ह्यूमैनिटी, इंसानियत की रिपोर्टिंग। आप इंसान हैं, इंसान के लिए काम कर रहे हैं। आप विनम्रता, सहजता, सच्चाई, संयम के साथ अपनी रिपोर्टिंग कीजिए, चाहे किसी की भी कीजिए, और लालच से उठिए। किसी भी ऐसे इंसान से मिलिए जिसने अरबों कमाया हो और उससे आप पूछिए कि वो जिंदगी में पूरी तरह से संतुष्ट है क्या। आपको जो जवाब मिलेगा उसके बाद आप मुझे याद कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आप जो करना चाह रहे हैं उसके लिए आपकी अपने मन में कितनी शक्ति है। आज किया और कल मन नहीं किया। मुझे तिनका के लिए कई बार कई युवा फ़ोन करते हैं, कई बार कुछ लोग 2 दिनों के लिए भी जोड़ते हैं, कई बार 3 दिनों के लिए, और चौथे दिन उन्हें लगता है कि इतने ख़राब लोगों के लिए तो क्या ही काम करें। और मुझे ये लगता है कि ख़राब लोग नहीं हैं, ख़राब तो हमारे मन की अपनी बातें हैं। ज़रा सोचिए तो, जिन लोगों ने अपराध किया, जिन्हें आज तक जेल की सज़ा नहीं हुई, जिनके बारे में आप और मैं भी जानते हैं वो अपराधी हैं, उन्हें तो आप ऑनरेबल कह के अपने साथ बैठा लेते हैं। उनके साथ, उनके आसपास आप रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं उनके साथ आपकी तस्वीर खिंच जाए, सेल्फी खिंच जाए तो लाजवाब। तब तो आपका आत्मस्वाभिमान कहीं रास्ते में नहीं आता। तो फिर उनके लिए आत्मस्वाभिमान आपका आड़े में हाथ में क्यों आता है, जिन्हें समय ने असल में सज़ा दे दी है। हाँ, फिर आप में से कुछ लोग ही कहते हैं समय कम होता है इसलिए कुछ कर नहीं पाते। सभी ऐसा कहते हैं, मेरे पास भी समय वाकई में बहुत कम हमेशा से रहता है और इसीलिए मैंने कहा सोच नहीं सकते जो आपके पास है उसमें से बहुत कुछ मेरे पास नहीं है, और उस ना होने का अपना अलग मज़ा है और उसी वजह से आप किसी समय को निकाल पाते हैं। चलिए कोशिश करते हैं, अपने ये 24 घंटे के समय में से कुछ समय चुराइए, थोड़ा सा देखिए, कुछ कोशिश करिए, अपने सपनों की ज़मीन में थोड़ी सी खाद डालिए और फिर आपको देखिएगा कि कहीं से समय आने लगा है। अच्छा, अब आप में से किसी ने ये कहा है, हाँ ठीक है, तिहाड़ वाली किताब, तिहाड़ की किताब पर जो आप सुनना चाहते हैं कुछ हिस्से मैं बता देती हूँ। इस किताब में मैंने 4 महिला बंदियों को अपने साथ जोड़ा था। जब इस किताब को आप खोलते हैं आपको सिर्फ तस्वीरें दिखाई देती हैं। ये नए तरह का एक प्रयोग था, हमने कविताएं इसके अंदर डाल दी थी और ऊपर सिर्फ तस्वीरें थी। ये किताब अब आउट ऑफ प्रिंट है,
जैसा मैंने कहा संसाधन है नहीं और किताबें तो छप गई। अब इन किताबों को कुछ जेलों तक पहुंचाना है, कई लोगों ने अपने आप पढ़ा भी है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि कहीं तक पहुंचा। इसमें से एक बंदिनी थी और वो मुझे हर बार कहती थी जब इस किताब पर हम काम कर रहे थे कि दीदी मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ बस मेरी शादी हो जाए तो तिनका तिनका समझिए कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर देगा। और मैं हर बार कहती थी कि हाँ तुम जैसा चाहती हो जाएगा। और आप जानते हैं वैसा हुआ। कैसे हुआ? जिसको वो चाहती थी, पसंद करती थी, वो भी जेल में ही बंद था, उसी जेल में। और इस किताब ने बाद में दीवार पर बनी पेंटिंग ने उन दोनों को आपस में जोड़ा, उनके परिवारों को जोड़ा और बाद में उन दोनों की शादी हो गई। ऐसी और भी बहुत सी बातें थी। आप में से कुछ लोग और सवाल कर रहे हैं। अगर आपकी इस बात के बाद भी आपका कोई सवाल फेसबुक पेज है उस पर आप लिख सकते हैं, अपनी बात को लिख सकते हैं। एक बात जिसकी शिकायत मुझे हमेशा रहती है और इसीलिए मैं तिनका को लेकर बात करने में कई बार हिचकिचाती भी हूँ। मुझे लगता है कि हम कई बार समय को बहुत हल्के में लेते हैं। जैसे आज मेरी और आपकी बात हो रही है तो कोई शक्ति ही रही होगी, इसी वजह से हमारी बात हो रही है। जो बात हो उसके बारे में आप जो सोचें उससे आप लिख दीजिए, मेरे पेज पर लिखिए, ताकि मैं जब भी चाहूँ, आप जब भी चाहें, हम उसे पढ़ सकें। आज भी, बाद में भी हम लौट कर देख सकें आप कहाँ बदले और मैं कहाँ बदली। ये टॉक्स जो हैं, इस तरह की एक्सक्लूसिव बातें जो हैं, वो तालियों के लिए नहीं होती। वो चलते फिरते बस रोज एक वेबिनार की तरह नहीं होती। ये वैसा नहीं है कि चलो आज अब एक वेबिनार, फिर एक 15 मिनट बाद एक और कर लेंगे, फिर आधे घंटे बाद एक और। मैं वर्तिका हूँ, मैं ऐसा नहीं करती। मैं बहुत सोच कर कुछ करती हूँ। इसलिए आज हमने अगर कुछ किया है तो आप ये मानिए कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बदलाव आया है, कोई चीज़ जिसने आपकी ज़िंदगी को कुछ बदला हो, तो आप मुझे ज़रूर लिख कर भेजिए। अच्छा, अब सवाल जेल और मीडिया के चरित्र का। झूठ को सच, सच को झूठ बताना। अच्छा ये बताइए, हमें हर चीज़ में बुराई क्यों दिखाई देती? पेज का नाम है वर्तिका नंदा मीडिया और अगर आप इस पेज पर लिखना चाहें आपका स्वागत है। इसके अलावा दूसरा पेज है तिनका तिनका प्रिजन रिफॉर्म्स, आप उस पेज पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक जेल में मैं गई और मेरे साथ एक महिला थी, पहली और आखिरी बार शायद मेरे साथ कोई गया था, और वो एक पत्रकार थी। तो जिस महिला से हम मिले, जिस बंदीनी से हम मिले, उन्होंने अपनी आंखों में काजल लगाया था। जैसे ही बात हुई वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैं गई तो वो मुझसे लिपट गई। बात जैसे ही शुरू हुई तो मेरे साथ जो महिला थी उन्होंने मुझे कान में कहा कि इसने आईलाइनर क्यों लगाया है। तो मैं उन्हें कोने में ले गई तो मैंने कहा कि पूरी जेल में कुछ और नहीं दिखाई दिया। दूसरी बात, ये किस किताब में लिखा है कि वो आईलाइनर नहीं लगा सकती? अपनी आंखों को बदलिए, अपने दिमाग को बदलिए, अपनी नज़र को बदलिए। जहाँ बुरा देखने की ज़रूरत हो देखिए, लेकिन जहाँ बुरा देखने की ज़रूरत ना हो वहाँ मन की आंखों को खोलिए और कुछ ऐसी बातें भी देखिए जिसे दिल रोज़ नहीं देखता। बुरा देखने के लिए तो पूरी दुनिया सारा दिन व्यस्त है और मस्त है। ट्विटर खोलिए, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, किसी का किसी से झगड़ा, किसी को किसी को कुछ बुरा कहना है, उससे उठिए ऊपर। शायद कुछ ऐसा होता हो इसको बदलाव की जरूरत है। अच्छा, फिर किसी ने कहा फेसबुक पेज बताइए। देखिए, मैंने कहा तो अनु बेनीवाल जी, वर्तिका नंदा मीडिया। अच्छा, अब किसी ने पूछा है कि क्या सच में ऐसा है या सिर्फ बातें हैं? मैं कितनी बातें करती हूँ ये बताइए, कितने वेबिनार में जाकर ये सब बताती हूँ ये भी बताइए। नहीं ना, तो इसलिए बातें नहीं, ये सच है। और मैं सोच सोच कर कह रही हूँ, सिर्फ वही कह रही हूँ जितना मुझे लगता है कि आपको मुझे ही बताना चाहिए। हाँ, कई बार मुझे भी दुख होता है। अभी मुझे किसने कहा है क्या मुझे दुख नहीं होता? मुझे भी बहुत बार दुख होता है।
गलत लोगों को सही जगह पर बैठे हुए देखकर, अन्याय को देखकर, बहुत गलत चीज़ों को देखकर मुझे लगता है वाकई कुछ लोगों को जिन जगहों पे होना चाहिए उन्हें वो जगहें नहीं मिलती। ज़िंदगी में बहुत तरफ अन्याय है, लेकिन अगर हम उसी को देखेंगे तो हम टापू नहीं बना पाएंगे, हम छोटे छोटे पहाड़ गढ़ नहीं पाएंगे। अच्छा, एक और बात किसी ने पूछी है कि क्या कितना ज़रूरी है पढ़ना और लिखना। जी बिल्कुल। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। किसी ने मेरा इंटरव्यू किया और अक्सर कई पत्रकार मुझे कहते हैं हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी इससे बात करना चाहते हैं। मैं उन्हें कहती हूँ पहले तो आप पढ़ लीजिए मैंने क्या लिखा, और उस पर आप कुछ दिन सोचिए और उसके बाद आप मुझे इंटरव्यू कीजिएगा। लेकिन ऐसे इंटरव्यू मत कीजिएगा कि हाँ जी अब आप बताइए कि ये तिनका पहाड़ क्या है। किसी ने मेरा इंटरव्यू किया, उन्होंने इसी बात से बात की शुरुआत की। मैंने उन्हें 2 बार तो नहीं टोका, तीसरी बार मैंने कहा कि भाई ये पहाड़ नहीं है, तिहाड़ है। मैंने पहाड़ की यात्रा नहीं की, तिहाड़ की। तो उन्होंने कहा कि नहीं पहाड़ है। मैंने कहा तिहाड़ है। बोले नहीं पहाड़ है। और उसके बाद मैं और क्या कहती। जानी मानी पत्रकार थी और मुझे लगा कि हम बिना तैयारी की चीज़ों को करने लगते हैं और बहुत जल्दी हमें रहती है। आज हम ये भी कर लें, कल हम वो भी कर लें और परसों हम ये भी कर लें, और फिर हम ये निराश हो जाएं कि हमने इतनी तस्वीरें फेसबुक पे डाली और सिर्फ 10 लोगों ने लाइक किया। बस इससे आप उठ जाएंगे तो आप जीवन में बहुत कुछ करने की कोशिश कर पाएंगे। लोग बहुत परेशान होते हों जो बेगुनाह होते हैं। हाँ बिल्कुल, बेगुनाह लोग अक्सर परेशान होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपके कुछ और कमेंट्स देखती हूँ। डॉक्टर बबीता घोष, आपने लिखा है आप विचारों से सहमत हैं। अच्छा, कुछ लोग शायद विचारों से असहमत भी होंगे। नेहा का मैसेज मैंने अभी पढ़ा है। मनीषा वर्मा लिख रही हैं। ठीक है, अब अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके अनुभव कोश में क्या कोई ऐसा भी अपराधी है जो अपने पश्चाताप को प्रेरणा में जिसने बदला है? हाँ बदला है, बिल्कुल बदला है। ये जब मेरे 50 दिन का संकल्प पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, आपको मिलवा दूंगी किसी से संपर्क की दुनिया में। अच्छा देखिए, मैं अंत में जाते जाते आपको ये बता दूं कि मैं एक बहुत अजीब सा काम करती हूँ। मैं संकल्पों से काम करती हूँ। मैं जैसे संकल्प ले लेती हूँ कि 50 दिन ये चीज़ नहीं करनी, फिर मैं 50 दिन नहीं करती। फिर मैं अगला संकल्प लेती हूँ कि 100 दिन इस चीज़ को नहीं करना, फिर मैं 100 दिन वो काम नहीं करती। अभी जो हमने किया है वो 50वां दिन होगा, मैं आपसे शेयर करूंगी। और आप रजनीश जी, आपने ये सवाल पूछा है ना, आप मुझसे आज से 5 दिन संपर्क कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किसने अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव किया है। जेल की 4 दीवारी में सिर्फ यातना ही रहती है या कुछ प्रेरणा भी है? नहीं, बिल्कुल प्रेरणा भी है, बिल्कुल है। आप बंदियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, अब और क्या है? काइंडली गिव योर एफपी डिटेल, वो तो मैंने आपको दे दिया। जेल की एक हिस्सा किसने कहा है पढ़ने के लिए? मैं तिनका मध्य प्रदेश से पढ़ रही हूँ। समय हो तो इस किताब को आप देखिएगा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, इसे बहुत मेहनत से हमने बनाया। आप सोच नहीं सकते कि कैसे कई दिनों तक किस संघर्ष को करते हुए इस किताब को लिखा गया है। एक छोटा सा वीडियो है, मैं कह नहीं पाऊंगी, आपको मैं भेज दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा और आप समझ जाएंगे कि सारी कहानी संघर्ष से शुरू हुई थी। एक हिस्सा मैं इसमें से पढ़ रही हूँ जो पहले पेज पर लिखा है। दुनिया की किसी भी जेल से अपनी तरह की पहली किताब, जिसमें जेल के हर अंश को जेल में ही बंद पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने उकेरा है। अपनी कूची से अपनी असली जिंदगी की कथा को कहते चलेंगे। इस किताब से इतिहास झांकेगा, भविष्य सपने देखेगा। इसे मोर पंख से नहीं, पसीने और थकान भरी कलम में उत्साह उड़ेल कर अनजाने चुतेरों ने उकेरा है। कितनी जेलें, कितने तिनके जुड़े तो बना यह महाकाव्य। एक बात और कहने का मन कर रहा है। कई बार लोग ये कहते हैं कि थोड़ी सी जलन सी हो रही है, और तब मुझे दुख होता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि आपके पास इतने सारे सुखों का संसार है, उन्हें काटने के बाद ये तिनके बने हैं। इसलिए अपने मानस को जितना आप ऊंचा उठाएंगे और अपने हिस्से की चीज़ों को जब घटाएंगे, तब आपको लगेगा कि दुनिया का विस्तार कितना ज़्यादा है।
जो आपको डिमोरलाइज करते हों, जो बात बात पर आपसे नाराज़ होते हों, जो आपको बार बार नीचा दिखाते हों, तो उनसे आप थोड़ी सी दूरी रखें तो अच्छा है। बेगुनाहों को कैसे इंसाफ दिया जाए, जो तिल तिल कर परेशान है, जिसने कोई गुनाह ना किया हो। जी, कोशिशें हो रही हैं इस तरह की, कई लोगों को बेल पर छुड़वाया गया है और कोशिश की जा रही है कि जो बेगुनाह हैं, अभी जब ओवर क्राउडिंग की समस्या हुई और कोरोना की वजह से बहुत लोगों को जेलों से रिहा किया गया है, तब भी कई पैरामीटर्स को ध्यान में रखा गया। आपकी पुस्तक को प्राप्त करना चाहूँगा। जी ज़रूर, आप किताब को पढ़िए, मुझे खुशी होगी। मैं इस बात को बहुत ईमानदारी से अगर कहूँ तो असल में मेरे लिए ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये मेरी ज़िंदगी है और मेरी ज़िंदगी के साथ जेल की बहुत सारी ज़िंदगियाँ हैं जिन्हें बेहद संघर्षों के बीच लिखा गया। मेरे पास कोई पीआर एजेंसी नहीं है, कोई बड़े बड़े लोग नहीं हैं जो मेरी पोस्ट को शेयर करेंगे और लाइक्स डालेंगे और सामान उसमें भर देंगे, और किसी तरह का और सहयोग नहीं है। लेकिन मेरे पास अपनी नीयत है, ईश्वर की दी हुई कुछ नियमत है और प्रार्थनाएं हैं, बस उसी के साथ ही काम चल रहा है। आप इन किताबों को पढ़िए और अपने अंदर इस बात को भरने की भी कोशिश कीजिए कि हमें ज़िंदगी ने जितना भी दिया है, कम या ज़्यादा, बहुत है। हम अपने आप को उतने ही काबिल कर सकें तो बड़ी बात होगी। आपको मुझसे संपर्क करना हो, वर्तिका नंदा मीडिया या तिनका तिनका प्रेजेंट रिफॉर्म्स इन फेसबुक के ज़रिए आप मुझसे संपर्क में आ सकते हैं। आप जेल जाएं ना जाएं, उससे बड़ी बात आज के इस टॉक से अगर अपने अंदर ये ठान सकें कि ज़िंदगी को हम किसी के काम लाएंगे और उस काम को हर रोज़ उसका शोर नहीं मचाएंगे, बस कुछ करेंगे जिससे हम चैन की नींद सो सकें, और जिन्हें जिस जगह पर होना चाहिए उन्हें वहाँ पहुँचाने में हम उनकी मदद करें। मेरा ख्याल है कि जब हम अपनी ज़िंदगी के मुकाम को, अपने मन की तस्वीरों को, अपने मन के संकल्पों को, उन प्रतिज्ञाओं को, अपनी रोशनियों को, अपने अंदर के दियों को जागृत कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी अपने आप आगे बढ़ने लगेगी। तिनका तिनका के ज़रिए आज आपसे बहुत सी बातें हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप में से कई ने बहुत सारे सवाल भी पूछे। मैं नहीं जानती मैं अगला वेबिनार कब करूँगी, लेकिन मेरा आज का ये पहला जो वेब मुलाकात है ये सुखद रही। संजय जी को आभार के साथ और विश्वविद्यालय को आभार के साथ आप सभी को नमस्कार।